देखिए राहुल जी, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल की बात कर रहे हैं, ये आज लोकसभा में मतलब आज संसद में पेश हो गया और उसमें जो अ, मामला हुआ है, उसमें जो वोटिंग हुई है, वो वोटिंग में 269 जो हैं, वो उसके पक्ष में पड़े हैं और 198 के आसपास उसके विपक्ष पड़े हैं। तो अगर आप नंबर की बात करें तो नंबर दोनों तरफ से जो उनके हैं, जैसे कि जो एनडीए का कुनबा है वो लगभग 292-93 का है और जो आईएनडीआईए का कुनबा है वो लगभग 232-33 का है। तो दोनों तरफ से कम वोट पड़े हैं, लेकिन जो इस मोशन को या इसको एडॉप्ट करने का जो नियम है, उस हिसाब से जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनका जो है उसमें मेजॉरिटी होना चाहिए। तो उस मेजॉरिटी के हिसाब से ये बिल को एडॉप्ट हो गया है और उसके तुरंत मतलब स्वीकार हो गया है और स्वीकार होने के तुरंत बाद इसको जेपीसी के पास भेज दिया गया है आगे की चर्चा के लिए। तो आगे की चर्चा इस पे सबकी तरफ से सबके ओपिनियन आएंगे कि इसको किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। जो विपक्ष था वो अपना एक विशेष इस डाउट जो उसका ये था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जो ज्यादातर जो इस मामले में जो लीगल लोग हैं उनका कहना है कि ये कंटेंशन गलत है। केवल इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, शायद अगर आप सत्ता पक्ष और विपक्ष को बदल दीजिए तो जो हो रहा है वो विपक्ष भी यही चाहेगा, लेकिन क्रेडिट की बात है, पॉलिटिकल लड़ाई से ज्यादा मुझे कुछ नहीं लग रही। दो राजनीतिक दलों के पूर्वाग्रह या दो राजनीतिक दलों के एक दूसरे के प्रति अविश्वास की बात तो समझ में आती है, लेकिन संवैधानिक अविश्वास कैसे हो सकता है? भाई, कोई राजनीतिक दल संविधान पर अविश्वास कैसे कर सकता है और संविधान कैसे किसी को इस तरह की इजाजत दे सकता है कि कोई मनमानी कर पाए या कोई मनमानी ढंग से, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट भी है। उसके अलावा आप जैसा कह रहे हैं कि 2/3 संविधान बदलने के लिए, देखिए बहुत सारे मामले में 2/3 चाहिए होता है, बहुत सारे मामले में 2/3 की जरूरत नहीं होती है, सिंपल मेजोरिटी से भी काम चल सक जाता है। खैर, वो जब वैसी स्थिति आएगी तब हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। अब इसमें एक और बात है जो आपने कहा कि पहले 4 चुनाव जो हैं वो एक साथ हुए। तो भाई, अगर पहले 4 चुनाव एक साथ हुए तब वो संवैधानिक था और अभी असंवैधानिक कैसे हो सकता है? तो या तो पहले वाले भी असंवैधानिक थे या अभी वाले भी संवैधानिक हैंगे। दूसरा, जो आप बात कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, निश्चित तौर पर परिस्थितियां बदल गई हैं और पहली बार ये जो मामला हुआ था, जहां तक मेरी जानकारी है कि ये मामला इंदिरा जी के समय में शुरू हुआ था। उनके पहले तक ये सारा का सारा एक साथ हुआ करता था। तो अब उसको एक साथ अगर लाने की कोशिश की जा रही है तो मुझे उसमें गैर संवैधानिक कुछ नहीं लग रहा है। रही बात ये कि इसमें लोगों का अपना पूर्वाग्रह है, तो पूर्वाग्रह निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों का एक दूसरे के प्रति है। कोई भी काम अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी तो चाहे वो जितना अच्छा काम हो, कांग्रेस उसको नहीं सराहेगी। कांग्रेस चाहे जितना अच्छा काम करेगी, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं सराहेगी। ये डेमोक्रेसी की ये इस डेमोक्रेटिक सेटअप का एक अच्छाई कह लीजिए या बुराई कह लीजिए, दोनों चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के वैसी स्थिति है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको क्या सरकार लागू करवा पाएगी, पास करवा पाएगी और कितने लोगों को इस मामले में साथ लेकर के आ पाएगी। अब इसमें एक और आपने बात कही कि 32 राजनीतिक दल इसके खिलाफ हैं। अब कोई अगर राजनीतिक दल है, उसका कोई पक्ष में सांसद ही नहीं। 32 पक्ष में है, 15 जो अभी तक की टैली है, 32 साथ है। मतलब एनडीए में चूंकि छोटी छोटी पार्टियां हैं मोटे तौर पर। हाँ,
तो अगर अगर वो मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए 32 इसके पक्ष में हैं और उनमें से 32 में 15 ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में, तो उन 32 के होने ना होने का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि नंबर कितना है या विरोध में जो लोग भी हैं 15 हैं, अगर उस 15 में केवल 5 के पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, बाकी जो 10 हैं वो उनकी लोकसभा में कोई हैसियत ही नहीं है, तो उसका मायने नहीं है। मायने ये है कि लोकसभा में कितना नंबर किसके पास है और अगर बीजेपी के पास अकेले इतना दम है कि वो इसको पास करा सकती है या कांग्रेस के पास इतनी ताकत है कि उसको पास नहीं होने देगी, वो मैटर करता है। मुझे लगता है कि आ, मैं मेरा अपना जहां तक मानना है, जिस तरह से जनता चुनाव को लेकर के लगातार हो रहे खर्चों और चुनाव के कारण हो रहे नुकसान, विशेष रूप से जो चुनाव में लोगों की ड्यूटी लगती है, ये कांग्रेस के लिए विपक्ष के लिए राजनीतिक समझदारी का मसला नहीं होगा इसको विरोध करना। अब चूंकि ये बात जिन लोगों ने कही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा तो उससे डेमोक्रेसी को ठेस पहुंचेगी, तो शायद जो ये प्रश्न कर रहा है वो होता तो उससे मैं कहता कि मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये कैसे ठेस पहुंचेगी। दूसरा ये मुझे बता दीजिए कांग्रेस में किसके नाम पर वोट कांग्रेस मांगती है? मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर, जयराम रमेश के नाम पर, या रेवंत रेड्डी के नाम पर, या नाना पटोले के नाम पर, या झारखंड में कौन सा नेता है कांग्रेस का, मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम है, या किसी और तमिलनाडु में बाप बेटे के अलावा कोई। कांग्रेस के को वोट मिलता है राहुल गांधी गांधी परिवार के नाम पर ना, या राहुल गांधी के नाम पर। तो भाई आप भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर आप कह रहे हैं तो आप भी उसी व्यवस्था के की तरफ है ना। एक व्यक्ति के नाम पर या एक परिवार के नाम पर आप वोट ले रहे हैं, आप इसको मोदी के मत्थे क्यों थोपना चाह रहे हैं जब आप खुद उस व्यवस्था का हिस्सा हैं। इंदिरा गांधी को किसके नाम पर वोट मिलता था? इंदिरा के नाम पर ही चुनाव जीतती रही ना, नेहरू के नाम पर ही चुनाव जीतते रहे ना, नेहरू के पहले गांधी के नाम पर होते रहे ना। तो राजनीति में हमेशा केंद्र में एक ही नेता होता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़ते थे तो केंद्र में वही थे। तो इसलिए इसलिए ये सारे तर्क जो है ना ये कुतर्क हैं, इनका कोई मायने नहीं है। चुनाव एक नेता के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उसको आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह दीजिए, उसको आप कह दीजिए कि हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, उसको आप कह दीजिए कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, उसको आप हम कह दीजिए कोई और नाम से। तो ये सिर्फ आपको विरोध करने के लिए अपनी बात विरोध के लिए तर्क गढ़ने का एक तरीका है। तो ये उसी तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। मैं फिर एक बार अपनी बात जो मैंने कहा था उसको दोहरा दूं कि कांग्रेस को या विपक्ष को इस तरह की बातें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें जो जनता को उबाऊ लगे और जनता को स्वीकार्य ना हो और जनता को लगे कि इन सब के कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब अगर विपक्ष को ये लग रहा है कि सरकार अपने आप अपने फायदे के हिसाब से चुनाव आगे पीछे करती है और जहां चुनाव उसको फायदा दिखता है उस समय निर्धारित करती है, तो उस दृष्टि से भी तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। भाई आप सहमत कीजिए, जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो जाएगी तो चुनाव का तिथि निर्धारित हो जाएगा, एक समय पर चुनाव होगा। तो सरकार जो तथाकथित रूप से मैनिपुलेशन करती है कि पहले 7 चुनाव एक साथ नहीं करा पाती है या 7 चुनाव एक साथ कराती है, बाद में अपने फायदे के लिए 2 प्रदेश के चुनाव एक साथ 2 प्रदेश के दूसरे साथ कराती है, 1 प्रदेश का अलग चुनाव कराती है, या ये शिकायत हो सकती है कि सुविधा के हिसाब से 1 फेज़ का चुनाव कराया या 2 फेज़ का चुनाव कराया या 7 फेजेज़ में चुनाव कराया। जब एक साथ सारे चुनाव होंगे तो ये जो इस तरह के डाउट्स हैं वो तो कम से कम खत्म हो गए, तो इसी बहाने आप एक साथ आ जाइए। तो देखिए आप एक चीज पर विरोध करें और उसी के खिलाफ दूसरे तरह के तर्क दें तो ये नहीं चलेगा। आपको एक स्टैंड रखना पड़ेगा। आप ये कहिए कि साथ साथ चुनाव या तो होने चाहिए या साथ साथ नहीं होने चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि साथ साथ चुनाव नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ जब अलग-अलग चुनाव हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अलग-अलग चुनाव क्यों हो रहे हैं? साथ-साथ चुनाव होने चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यही मैं कह रहा हूँ
कि विपक्ष को ये कॉन्ट्रडिक्शन से मुक्ति पानी चाहिए। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 7 प्रदेशों के चुनाव पहले एक बार साथ हुए थे या 5 प्रदेशों के एक साथ हुए थे, अब आप अलग-अलग करा रहे हो अपने चुनावी फायदे के लिए। तो 2 बातें हो गई। आप दोनों में अगर बीजेपी को फ़ायदा अपने हिसाब से कर रही है, तो बीजेपी के इस फ़ायदे पर आप कुठाराघात कीजिए और एक साथ चुनाव कराइए, एक साथ चुनाव पर सहमति बनाइए, या आप उसका विरोध कर रहे हैं तो फिर इसका विरोध बंद कीजिए। ये सवाल विनोद जी आज भी कायम है। ये सवाल अभी भी उठते हैं कि सरकार क्या, क्योंकि मौजूदा सरकार ने भी जो केंद्र, चूंकि आज भी ताकतवर सरकार है, हालांकि इस बार कम हुई है, उसने भी सरकारें दूसरे तरीके से कराई हैं। तो क्या सरकारें, अगर एक इलेक्शन होता है, सरकारें क्या गिराना बंद हो जाएंगी? तब तो इसका मतलब बना सरकारें करेंगी। इस सरकार पर अब तक एक भी सरकार का गिराने का आरोप नहीं है। आप उसको दूसरा जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र में का उदाहरण आप दे सकते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी और वो आ गई। जो महाराष्ट्र है, मध्य संवैधानिक, प्रदेश है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड में हाँ, सुप्रीम कोर्ट से बच गई थी सरकार। हाँ, खैर ये तो एक अलग तो चीज है, मतलब ये सरकारों हाँ, का चरित्र रहा है। ताकत जिस हाँ, पार्टी को मिलती है उसमें तो वो उसका मिसयूज अपने अपने तरीके से करती रही है और उसमें आगे भी उसमें करेगी, उस कोई भी हो। उसमें 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 चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें। अब अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो मैं ये बोलूँगा कि जो सरकार शिवसेना को मुख्यमंत्री बना करके शरद पवार और कांग्रेस ने बनाई थी, वो ही अनैतिक थी। तो ये तर्क वहाँ फिट नैतिक नहीं अनैतिक होगा। तो मैं थोड़ा सा आपसे वेरी करूंगा, क्योंकि नैतिक अनैतिक राजनीतिक दल अपने हिसाब से वो गढ़ लेते हैं। वो बिल्कुल वो आप हाँ, वो वो है आपका तर्क व्यवहारिक हो दौर में। सकता है। मैं मेरा अपना ये मानना है कि अगर ये सरकार, आप इसको गिराना कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सरकार गिराई, तो मैं उसको अनैतिक कहूंगा कि वो एक अलायंस के साथ था, वो क्या, खैर उस पर नहीं जाते हैं। अब ये इस जो पे छोड़ देते हैं। हाँ, इसको तो छोड़ ये देते जो, हैं, हाँ, क्योंकि राजनीतिक दल भारतीय जनता अपने पार्टी हिसाब ने से जो ताकतवर दो सौ होते हैं तो उनकी छप्पन इच्छाएं जागती हैं। 256 लगा करके इस सरकार ने एक भी सरकार नहीं गिराई है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। जी। तरीका दरअसल क्या है कि दिमाग चूंकि इंसान के अंदर होता है, कोई भी कितने संविधान में कितने बदलाव हो जाए वो वक्त के हिसाब से पीछे पड़ जाते हैं, फिर बदलाव करने पड़ते हैं। दल बदल जो था अब वो नाकाफी है। अब उसका नया ट्रेंड है कि इस्तीफे विधायकों से दिलवा दो ना, दल बदल भी बचा रहेगा, क्योंकि 1/3 बड़ा मुश्किल काम होता तो